आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास के फर्स्ट लेसन की, जिसका नाम है वैद्युत आवेश व वैद्युत क्षेत्र। तो ये 12th क्लास का पहला लेसन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें वैद्युत आवेश की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने बालों को कंघा करते हो, तो जब कंघे को बालों पर रगड़ते हो तो उसके कुछ समय पश्चात अगर आप उस कंघे को बालों के पास लेकर के आओगे तो बाल जो होते हैं वो कंघे की ओर चिपकते हैं, कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कभी रात को हम कपड़ा ओढ़ के सोते हैं, चादर वगैरह लेके सोते हैं, तो उसमें पैरों की रगड़ होती है, तो अचानक से उसमें स्पार्किंग वगैरह होने लगती है। ये सब आपने महसूस किया होगा। आपने ये भी महसूस किया होगा कि अगर हम अपने हाथों को ऐसे रगड़ लें और इनको किसी ऐसे स्थान पर ले जाएं जहाँ पर छोटे छोटे एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होते हैं, तो वे हमारे हाथों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। या ऐसा कीजिए कि कोई कांच की एक रोड है, उस कांच की रोड को किसी सिल्क एक कपड़ा होता है, कपड़े की वैरायटी होती है, उस कांच की रोड को सिल्क से आप रगड़िए। तो जैसे आप रगड़ेंगे और उसके रगड़ने के पश्चात आप उस कांच की रोड को किसी ऐसे स्थान पर लेके जाएं जहां पर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो वे पार्टिकल उस रोड पर चिपक जाते हैं। ये आपने महसूस किया होगा, देखा भी होगा। तो इन सभी भौतिक घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वैद्युत आवेश को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी भौतिक घटनाएं जो होती हैं ये वैद्युत आवेश के कारण ही होती है, इसकी उत्पत्ति के कारण होती है। आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें। ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ये 4 तरह के फोर्स में, 4 तरह के बल से बंधा हुआ है। पहला बल होता है इसमें गुरुत्वीय बल। दूसरा होता है वैद्युत बल। तीसरा होता है दुर्बल बल। और चौथा होता है परबल बल, या इसको परबल नाभिकीय बल भी हम कह सकते हैं। ये सब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अभी इन दो बलों की तो हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो फोर्स होते हैं ये सूक्ष्म जगत में ही अप्लाई होते हैं। सूक्ष्म जगत मतलब जैसे परमाणु होता है, अणु होता है और नाभिक होता है, तो वहाँ पर इन बलों की बात करते हैं। अभी हम स्थूल दुनिया में हैं, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हैं। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम दो बलों को महसूस करते हैं, गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल। गुरुत्वीय बल को आपने 11वीं क्लास में पढ़ा ही होगा। जो गुरुत्वीय बल होता है, क्या होता है गुरुत्वीय बल, कि ये दो द्रव्यमान है मेरे पास, मास m1 है, ये दूसरा पॉइंट मास m2 है, बिंदु द्रव्यमान। तो ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं, मतलब ये दोनों द्रव्यमान जो होते हैं एक दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करते हैं। ये जो आकर्षण बल होता है इसका मान होता है F=G m1 m2/r²। तो अगर मैं आपसे द्रव्यमान की परिभाषा पूछूं, तो द्रव्यमान की परिभाषा ये भी हो सकती है कि द्रव्यमान वस्तुओं का वह गुण होता है जिसके कारण वे एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करते हैं। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो गुरुत्वीय बल लगा हुआ है ये वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण ही लगा हुआ है। तो चलिए, द्रव्यमान तो हमने पढ़ लिया है, प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है, कण में द्रव्यमान होता है, और ब्रह्मांड के जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं,
और सौरमंडल में और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी एक दूसरे पर ये बल आरोपित करते हैं, और इसी वजह से हमारा ब्रह्मांड जो होता है वो वर्क कर रहा है। जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है, इसी बल की वजह से करती है। इसी तरह से चंद्रमा जो होता है, मून जो है वो पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, वो इसी गुरुत्वीय बल की वजह से गति करता है। ये हमें सब पता है। चलिए, गुरुत्वीय बल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वैद्युत बल की। ये क्या है या ये किस वजह से उत्पन्न होता है? तो जिस तरह से गुरुत्वीय बल द्रव्यमान की वजह से उत्पन्न होता है, उसी तरह से वैद्युत बल जो होता है ये वैद्युत आवेश की वजह से उत्पन्न होता है। मतलब वैद्युत बल का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है? वैद्युत आवेश। कैसे, देखते हैं यहाँ पे। आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो जानते ही हैं। तो ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए अभी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लेते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो इनके बीच गुरुत्वीय बल तो लगा ही है। क्यों? क्योंकि इसमें भी द्रव्यमान होता है और प्रोटॉन में भी द्रव्यमान होता है। तो इनके द्रव्यमान के कारण इनके बीच एक गुरुत्वीय बल लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये आकर्षण का होता है, ये भी हम पता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इस बल के अलावा एक बल और लगता है, वो भी आकर्षण का है, लेकिन उस बल की जो वैल्यू है, जो उसका मान है, वो इस गुरुत्वीय बल से कई हज़ार गुना बड़ा है। कि कई हज़ार गुना ना कहिए, कई करोड़ गुना बड़ा है। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है इस गुरुत्वीय बल की अपेक्षा। तो अगर हम के गुरुत्वीय बल की बात करें तो वो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? केवल द्रव्यमान, मास रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इनके बीच इस गुरुत्वीय बल के अलावा एक बल और लगा है जो कि इन दोनों से बहुत अधिक शक्तिशाली है, तो उसको भी मेंशन किया गया। उस बल को ही बोलते हैं वैद्युत बल, उसको एफिशिएंट नोट करते हैं। और ये जो वैद्युत बल है, ये वही बल है जो अभी हमने इन चारों बलों को के बारे में पढ़ा है उसमें से, बल्कि इसको वैद्युत बल ना कह करके इसको हम वैद्युत चुंबकीय बल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैद्युत और चुंबक एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वीय बल के अलावा एक बल और लगता है, और उस बल को नाम दिया गया वैद्युत बल। अब जिस तरह से गुरुत्वीय बल जो होता है वो द्रव्यमान की वजह से लगता है, उसी तरह से वैद्युत बल जिस वजह से लगता है या मूल कणों के जिस गुण के कारण वैद्युत बल लगता है, उसे ही हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश की जो एक परिभाषा बन गई वो ये बन गई कि वैद्युत आवेश पदार्थ के मूल कणों का वह गुण है जिसके कारण उनके बीच वैद्युत बल लगता है। तो जिस गुण के कारण वैद्युत बल क्रिएट होता है, उसी गुण को क्या कहते हैं हम? वैद्युत आवेश। तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर, कणों के अंदर द्रव्यमान होता है, उसी तरह से आवेश भी होता है। आवेश को हमने उत्पन्न नहीं किया, हम कहीं से लाए नहीं और उसको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। आवेश जो होता है वो पहले से ही विद्यमान होता है और उसी की वजह से ये वैद्युत बल कार्य करता है। तो आई होप कि आप वैद्युत आवेश को अच्छे समझ गए होंगे।
अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, अभी हम इनको समझेंगे कि ये किस तरह से कार्य करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए हमें और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अभी मैंने एग्जांपल लिया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच एक बल लगा है, कौन सा बल, जो कि गुरुत्वीय बल है। ये तो हमें पता है, ये तो ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक कण के बीच लगता है, क्योंकि सभी गुणों में द्रव्यमान होता है। अब ये देखा गया कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच इस गुरुत्वीय बल के अलावा एक बल और लगता है, लेकिन इस बार वो जो बल लगा है वो बल लगा है प्रतिकर्षण का। पहले केस में तो गुरुत्वीय बल के अलावा जो दूसरा बल लगा था वो आकर्षण का ही था, लेकिन वो उससे स्ट्रॉन्ग था। लेकिन यहाँ पर जो ये अभी नया बल लगा है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, वो बल इस गुरुत्वीय बल की अपेक्षा कई हज़ार कई करोड़ गुना बड़ा है। और ये बल इस बार जो है प्रतिकर्षण का है। पहले ये बल कैसा था, आकर्षण का, इस बार कैसा है, प्रतिकर्षण का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश होता है, आवेश दो तरह का होता है। क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो वैद्युत बल लगा है, यहाँ पर तो ये आकर्षण का होता है और यहाँ पर ये प्रतिकर्षण का होता है। तो जो वैद्युत बल की प्रकृति दो तरह की हो गई, इसका मतलब ये जिस वजह से लगा है, किस वजह से लगा है, वैद्युत आवेश की वजह से, तो वो भी दो तरह का हो गया, दो प्रकार का होता है। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं फ्रैंकलिन ने इन्हीं एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये बताया कि जो वैद्युत आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। द्रव्यमान जो होता है, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की वजह से जो ये गुरुत्वीय बल लगता है ये हमेशा एक ही तरह का होता है और उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, आकर्षण की। ये हमेशा आकर्षण का ही होता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि गुरुत्वीय बल प्रतिकर्षण का है, ये हमेशा आकर्षण का ही होता है। लेकिन जो वैद्युत बल होता है वो अभी हमने देखा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का होता है। उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत आवेश है ये भी दो प्रकार का है, धनावेश और ऋणावेश। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कहा कि जिस तरह से द्रव्यमान होता है प्रत्येक कण पर, आवेश भी होता है, लेकिन आवेश प्रत्येक कण पर नहीं होता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि जो वैद्युत आवेश होता है वो प्रत्येक कण पर नहीं होता। प्रत्येक कण जो मूल कण होते हैं पदार्थ के, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। हम इन तीन, वैसे तो लगभग 230 के आसपास की मूल कणों की भी खोज हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल हम इस शुरू से 3 कण के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं, छोटे क्लास से इनको पढ़ते आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 मेन पार्टिकल होते हैं किसी भी पदार्थ के, किसी भी अणु या परमाणु के। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है माइनस, ये नेगेटिव आवेश होता है -1.6 10 की घात -19। 19 क्या है, कूलाम। जिस तरह से बल का मात्रक न्यूटन होता है, सभी भौतिक राशियों का मात्रक होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के आवेश को या आवेश को हम कूलाम में मेजर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन का आवेश ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। कूलाम के लिए हम C भी लिख सकते हैं, कैपिटल C। और इसके बाद आता है न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने शुरू की जो ये हमारी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे कि बालों को आप कंघे से रगड़ते हैं तो उसके बाद बालों को कंघे को बालों के पास लेके जाएंगे तो बाल जो है वो कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। एक कांच की रोड को सिल्क के कपड़े से रगड़ दीजिए और उसके बाद इन दोनों को पास लेकर के आइए तो ये भी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये क्यों होता है अब हम ये समझेंगे, और ये आवेश की वजह से किस तरह से होता है। इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो वैद्युत आवेश हैं ये 2 तरह के हैं। अगर आवेश सजातीय हैं, सजातीय मीन्स या तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, तो सजातीय आवेशों के बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। जबकि विजातीय आवेशों के बीच, विजातीय मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, विजातीय आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे कि अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो उनके बीच कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। ये ध्यान रखें। चलिए अब हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलके बना होता है, परमाणुओं से। परमाणु का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं। परमाणु के बीच में केंद्र होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और इस नाभिक में क्या क्या होता है, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये हमें पता है। अगर मैं एक परमाणु की बात करता हूँ तो परमाणु अगर है, परमाणु है तो वो किसी भी तरह के आवेश की क्रिया को व्यक्त नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये परमाणु किसी आवेश को व्यक्त करेगा या आवेश की किसी क्रिया को व्यक्त करेगा। जैसे अभी हम अगर बात करें बाल और कंघे की, तो अगर आप कंघे को अलमारी में से उठा के लाएं और बाल के पास लेकर के जाएं तो बाल कंघे की ओर आकर्षित नहीं होंगे। वो कब होते हैं, जब आप कंघे को बालों से रगड़ते हैं और उसके बाद कंघे को बालों के पास लेके जाएं तब वो आकर्षित होता है। मतलब जब आप कंघे को अलमारी में से उठा के लाएं तो इसने किसी आवेश की किसी भी क्रिया को व्यक्त नहीं किया। इसने आवेश की क्रिया को व्यक्त किया है उस समय जब आपने इसको बाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद आप इसको पास लेकर गए हैं तो ही ये आवेश की एक क्रिया को व्यक्त करता है, मतलब ये बाल उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो अगर मैं एक परमाणु की बात करूँ, परमाणु है, चूँकि इसका नाम परमाणु है तो ये आवेश की किसी क्रिया को व्यक्त नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आवेश तो इसके अंदर होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और अभी हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन पर भी आवेश होता है लेकिन प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। तो इस परमाणु के अंदर ऋणावेश भी है और धनावेश भी है, लेकिन जितना ऋणावेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धनावेश होता है। ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। तो ये परमाणु जो होता है ये विद्युत उदासीन होता है। परमाणु हमेशा विद्युत उदासीन ही होता है, इसलिए उसका नाम परमाणु है। मतलब ये आवेश की क्रिया को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि इस पर जितना आवेश पॉजिटिव है उतना ही आवेश नेगेटिव है। तो इसका जो नेट आवेश होता है कितना होता है, 0।
अब आगे बढ़ते हैं। जब हम बाल को कंघे से रगड़ते हैं तो देखिए, मान लीजिए कि ये मेरे पास बाल का परमाणु है, या कंघे का मान लीजिए, और ये बाल का परमाणु है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 ही प्रोटॉन हैं। ये तो हो गया कंघा और ये हो गए बाल। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 ही प्रोटॉन हैं। तो अभी कंघे का जो परमाणु है उसके नाभिक में 5 प्रोटॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहे हैं। इसी तरह से बाल के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके नाभिक में 8 ही प्रोटॉन हैं। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब किसी भी तरह का यहाँ पर आवेश की कोई क्रिया भी नहीं हो। अब हुआ क्या है कि ये कंघा जो है वो कंघे से हमने बाल बहाए, कंघे और बाल के बीच एक घर्षण पैदा हुआ, और उसके बाद क्या होगा देखिए, ये होगा कि जब दोनों के बीच घर्षण हुआ है तो टेम्परेचर की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कम से कम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, तो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो शायद इसके अंदर चला गया या इसके इधर आ गया। चलिए हम मानते हैं कि इसका इधर चला गया, तो अब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, तो कंघे के परमाणु पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाभिक में तो प्रोटॉन 5 ही रहेंगे, नाभिक नहीं जाएगा। याद रखेंगे कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है वो यूनिटी में इकट्ठे हैं, और हम जानते हैं कि एकता में शक्ति होती है, इसलिए वो 5 प्रोटॉन इकट्ठे हैं नाभिक के अंदर, वो नहीं जाएंगे। केवल जो बाहरी कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वही एक परमाणु से दूसरे परमाणु में ट्रांसफ़र होगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रह गए, 5 प्रोटॉन रह गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। चला, अब मुझे ध्यान से बताइए कि यहाँ पर नेट आवेश कितना होगा? पाँच में से 4 प्रोटॉन का आवेश 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का उतने पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर नेट 1 प्रोटॉन का आवेश बचा, जो कि कैसा होता है? पॉजिटिव। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन में से 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन के आवेश को न्यूट्रल कर देते हैं, तो यहाँ पर नेट आवेश कितना बचा? यहाँ पर नेट आवेश 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि क्या है? नेगेटिव। तो रिजल्ट हमारा यह है कि जब हम इस कंघे को बाल से रगड़ेंगे तो कंघे के परमाणु पर तो आएगा पॉजिटिव आवेश और बाल के परमाणु पर आएगा नेगेटिव आवेश। और अब अगर मैं कंघे को बाल के पास लेकर के जाता हूँ तो हम पढ़ चुके हैं कि जो विजातीय आवेश होता है इनके बीच वैद्युत आकर्षण बल लगता है। इसी कारण इस पर पॉजिटिव आवेश है, इस पर नेगेटिव आवेश है, तो ये कंघा बालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो मुझे लगता है कि आपने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा कि जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे विद्युत में हो जाती हैं, वे आवेश को ग्रहण कर लेती हैं और जिस वजह से वो वैद्युत बल को भी आरोपित करती है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए कि जब तक मैंने कंघे को बालों से नहीं रगड़ा था उस समय तक ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जैसे ही ये क्रिया हुई तो इस पर आवेश आ गया, इस पर आवेश आ गया, लेकिन आवेश तो पहले भी था। पहले जो आवेश था वो न्यूट्रल था, अब जो आवेश है वो न्यूट्रल नहीं है। हमने यहाँ पे ये समझा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो इस पर आया धनात्मक आवेश, इस पर आया ऋणात्मक आवेश, लेकिन क्या ये आवेश मैंने इसको कहीं बाहर से ला के दिया? नहीं ला के दिया। इसका मतलब ये होता है कि हम आवेश को ना तो उत्पन्न करते और ना ही हम इसको नष्ट करते।
यहाँ पर ये जो क्रिया हुई है इसको बोलते हैं चार्जिंग। हम सब इंग्लिश में बोलते हैं जैसे मोबाइल को चार्ज कर दिया, तो ये वही चार्जिंग है। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? आवेशीकरण। हम आवेश को कहीं से ला के नहीं दे सकते, हम केवल परमाणुओं का आवेशीकरण करते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम क्या करते हैं, हम परमाणुओं का आवेशीकरण करते हैं। और आवेशीकरण के लिए हम अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक क्रिया ये हो गई, जब हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो वे आवेश में हो जाती है, आवेश ग्रहण कर लेती है। चलिए अब मुझे बताइए कि यहाँ पे आवेश जो आया है, इसका आवेशीकरण जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है? वो हुआ है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। तो आवेशीकरण मूल रूप से किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाता है, तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये परमाणु ए है, ये परमाणु बी है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर गया और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ पर रह गए 9 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर एक प्रोटॉन के बराबर धनावेश आ गया। यहाँ पर हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश आ गया। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही यहाँ पर परमाणुओं का आवेशीकरण हुआ है। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में बताया थे कि सिल्क, आप एक रोड लेकर के, कांच की रोड को लेकर के सिल्क के कपड़े से रगड़िए, उसके बाद उनको पास लाइए, तो वे भी एक दूसरे को इसी कारण आकर्षित करते हैं। तो अपनी बात को मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। आवेश क्या होता है? आवेश पदार्थों के मूल कणों का वह गुण होता है जिस वजह से वे एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करते हैं। और आवेशीकरण किस प्रकार किया जाता है? आवेशीकरण की 3 विधियाँ होती हैं, जिसमें से एक विधि है घर्षण विधि। ये जो विधि अभी आपने पढ़ी है कि कंघे को बालों से रगड़ा, इसको क्या बोला हमने? घर्षण विधि। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आवेशीकरण की विधियाँ। हम किस तरह से वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, क्योंकि हम आवेश कहीं से बाहर से ख़रीद के नहीं लाएंगे, आवेश तो उनके अंदर ऑलरेडी होता है। बस हमें ये करना है कि वो उसका जो आवेश है वो कार्य करने लगे, और इसी को हम आवेशीकरण बोलते हैं। तो इसकी 3 विधियाँ हैं। पहली होती है घर्षण विधि, जो अभी हमने पढ़ी है। दूसरी होती है प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड, और तीसरी होती है चालन विधि। ये विधि हम पढ़ चुके हैं। जो प्रेरण विधि होती है, ये अधिकतर इसका यूज़ होता है संधारित्र में। संधारित्र जो होता है, हमारे घरों में जो पंखा लगा रहता है उसमें कंडेंसर लगा रहता है, वही संधारित्र होता है। और ये चालन विधि होती है, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो ये चालन विधि में ही इसका प्रयोग होता है। चलिए अब अपने इसी टॉपिक पर दोबारा आते हैं, घर्षण विधि में। तो एक नोट यहाँ हम देखेंगे कि अगर एक वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, वस्तु ए से वस्तु बी पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर आएगा धनावेश। कितना धनावेश आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ऋणावेश, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उस पर धनावेश आता है, और जिस पर होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, उस पर ऋणावेश आता है। और इस पर कितना आएगा? इस पर 1 इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश आएगा।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेश, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश। और इसी तरह से यदि ए से बी पर n इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो तो A पर धनावेश Q इक्वल टू हो जाएगा Ne, और यहाँ पे n जो है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, और जो E है इसकी वैल्यू हो गई 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। और B पर क्या आएगा, B पर ऋणावेश आएगा, कितना आएगा, Q इक्वल Ne होगा -Ne, n इलेक्ट्रॉन की संख्या और E यही रखना है। तो जो जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उस पर धनावेश आता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उस पर ऋणावेश आता है। तो मुझे लगता है कि आज आपने आवेश को अच्छे से समझ लिया है। एक पॉइंट और रह गया यहाँ पे, ए से इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफ़र हुआ है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और बी पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवेशीकरण का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी। तो अगर आप परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दें या कमी कर दें तो उसी घटना को बोलते हैं आवेशीकरण। वो परमाणु आवेश को ग्रहण कर लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है उससे तो वो धनावेश ग्रहण करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उसी पर हुआ है तो वो ऋणावेश ग्रहण करता है। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा उस पर धनावेश आ गया, लेकिन उसके द्रव्यमान पर क्या घट पड़ा, निश्चित बात है कि उसका द्रव्यमान घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकला है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। और जिस पर इलेक्ट्रॉन आया है तो उस पर ऋणावेश आएगा, चूँकि इस पर इलेक्ट्रॉन आया है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वस्तु धनावेशित हो जाती है तो धनावेशित होने का मतलब क्या है, द्रव्यमान कम हो गया। और अगर परमाणु या वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान घट गया। तो मुझे लगता है कि आज आपने आवेश को अच्छे से समझ लिया है कि आवेश क्या होता है, कितने तरह का होता है, और आवेशीकरण का क्या मीनिंग होता है, और आवेशीकरण किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी। तो आगे इसी तरह की नॉलेज को गेन करने के लिए, पढ़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए देखते रहिए फिजिक्स फैक्ट्री। धन्यवाद।